Hello, ninth class. We are now doing the history chapter French Revolution's fifth part, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. यानी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार हुआ था वो जैकोबिन रिजिम के टाइम पे हुआ था। उस समय एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ था यानी दास प्रथा की समाप्ति। फ्रेंच कॉलोनीज़ यानी फ्रांस में जो उस समय कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस दौरान की बात हो रही है। जो कॉलोनीज़ थी और इसमें स्पेशली कॉलोनीज़ कहाँ पे, कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडेलोप एंड द सेंट डोमिंगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर वाली एरियाज़ थे। कौन सी कमोडिटीज़ को यानी कौन सी वस्तुओं के सप्लायर थे? ये थे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी के। और सबसे बेसिक चीज़ क्या थी? बट द रेलुक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन प्लांटेशन। यानी उस समय जो यूरोपियंस थे, ज़्यादातर यूरोपियंस के मना करने के कारण टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड, यानी उन्होंने दूर दराज के एरियाज़ में और अनफेमिलियर यानी अनजान ज़मीन पर जाने से मना कर दिया था। तो इसीलिए वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई थी प्लांटेशन वर्क के लिए। तो ऐसे में दिस वाज मैट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, क्योंकि डिमांड तो थी इन कमोडिटीज़ के लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए, किसकी? लेबर की। और इस लेबर की डिमांड को पूरा करने के लिए स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई और ये था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज़ के साथ। तो इस तरीके से क्या बन गया? स्लेव ट्रेड बन गया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, यानी 3 देश, इसमें 3 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ चुके थे। और ये स्लेव ट्रेड जो था ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता था? फ्रेंच मर्चेंट्स जो हैं वो सेल करके जाते थे। कौन से पोर्ट से? ये पोर्ट थे सेल करके, यानी समुद्री रास्ते से जाते थे, बॉर्डियोक्स और नंतेस। और इससे वो जाते थे अफ्रीकन कोस्ट पर और वहाँ पर वो खरीदते थे दासों को यानी स्लेव्स को फ्रॉम द लोकल चीफेंट्स। वहाँ के जो लोकल चीफेंट्स थे वहाँ से ख़रीदा जाता था इन्हें। और उसके बाद इन्हें ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स फॉर 3 months लॉन्ग वोयाग अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। यानी इन्हें टाइटली पैक करके लगभग 3 महीने की समुद्री यात्रा के द्वारा इन्हें अटलांटिक से कैरेबियन तक लाया जाता था और उसके बाद इन्हें यहाँ लाकर प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। और एक्सप्लॉयटेशन तो इन स्लेव्स का होता ही था एज अ लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। क्यों एक्सप्लॉयटेशन इसलिए हो रहा था? क्योंकि डिमांड जो है यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की लगातार बढ़ती जा रही थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनका लगातार शोषण हो रहा था। जो पोर्ट सिटीज़ थी यानी बॉर्डियोक्स और नंतेस, जहाँ से लगातार ये व्यापार हो रहा था, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ फ्लोरिश होती जा रही थी और मतलब स्लेव ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी और 18वीं शताब्दी के दौरान थोड़ा सा इसको क्रिटिसिज्म मिला स्लेवरी ट्रेड को फ्रांस में, यानी स्लेवरी को यानी दास प्रथा को फ्रांस में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। और नेशनल असेंबली में, आपको याद होगा नेशनल असेंबली, वहाँ पे लंबी डिबेट होती थी अबाउट द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स, और ये कि भाई लोगों के अधिकारों को थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए फ्रेंच सब्जेक्ट्स, और इसमें इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़, यानी कॉलोनीज़ में भी जो फ्रेंच पीपल हैं उनके अधिकारों को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसको लेकर कभी भी कोई कानून पारित नहीं हो पाया, डर था ओपोज़ होने का। और ओपोजिशन किसकी तरफ से? बिजनेसमैन की तरफ से। और वो बिजनेसमैन कौन थे? जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करती थी कि कहीं वो अपोज ना करने लगे। ऐसे में इट वाज फाइनली द कन्वेंशन और विच इन 1794 लेजिस्लेटेड, और ऐसे में कन्वेंशन इट वाज फाइनली द कन्वेंशन जिसने 1794 में लेजिस्लेट किया था कि ये ऑल स्लेव्स जो हैं वो फ्री कर दिए जाएं फ्रेंच ओवरसीज़ पोजेशन से। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रहा, क्योंकि ये मतलब एक शॉर्ट टर्म मेज़र के तरीके से ही रहा। 10 साल के बाद जब नेपोलियन आया तो उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, दोबारा से शुरू कर दिया। और ऐसे में प्लांटेशन ऑनर्स जो थे अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम को समझ सकते थे और उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से दोबारा से अफ्रीकन नीग्रोज जो हैं इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए वो इनको दोबारा से यूज़ करने लगे। स्लेवरी को बाद में फाइनली अबोलिश किया गया था फ्रेंच कॉलोनीज़ से
8 में। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। लेट्स कंटिन्यू आवर 6th and the last one topic from this chapter. This one is the revolution and everyday life. देखिए यहाँ पे can political change the clothes people wear? क्या राजनीति किसी भी तरीके से लोगों के कपड़े पहनने के तरीके या वो कौन सी भाषा बोलते हैं या वो कौन सी बुक पढ़ते हैं इसको बदला जा सकता है? लेकिन 1789 के बाद फ्रांस में देखा गया कि किस तरीके से फ्रांस में ये देखने को मिला। और 1789 की बात मैं क्या कर रही हूँ, 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद असर हुआ था इस क्रांति का बहुत बड़े लेवल पे उन लोगों पर, मतलब उनके पहनने ओढ़ने बोलने हर चीज़ में फ़र्क आया था। यानी सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बदलाव देखे गए। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट्स अपॉन themselves टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट, यानी यहाँ पे कुछ कानून बने सरकार के द्वारा। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने आप में कुछ कानून पारित किए थे और जिसमें कुछ आइडियल्स को रखा गया, जो लिबर्टी और इक्वालिटी थे हर जगह उसको प्रैक्टिस में लाया गया। ऑन वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789, यानी इनमें से सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून था जब मतलब इन्होंने बास्टाइल पे समर 1789 में जब बास्टाइल जेल पे इन्होंने हमला किया था वहाँ की जनता ने, तो उसके बाद से एक कानून बनकर आया था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ये एबोलिशन यानी सेंसरशिप की समाप्ति। इसमें होता क्या था, इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, जितना भी रिटन मटेरियल होता था, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, नाटक वगैरह हैं, ये सब पब्लिश होने से पहले या परफॉर्म करने से पहले क्या किया जाता था, इन्हें राजा से सेंसर करवाना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था, मतलब उनकी रजामंदी होनी आवश्यक थी। लेकिन ये राइट्स ऑफ मैन और सिटीज़न जो डिक्लेयर होने के बाद से क्या होना शुरू हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी स्टार्ट हुई, एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिली और इनको नेचुरल राइट कह दिया गया, यानी किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक तौर से ये अधिकार है, यानी बोलने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो जब ये अधिकार मिला तो देखने में आया कि न्यूज़पेपर छपने लगे, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, पिक्चर्स, बाढ़ सी आ गई शहरों में, मतलब फ्रांस के शहरों में, और लगातार ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लग गए। और इसके बाद से क्या हुआ, दे ऑल डिस्क्राइब, इनमें सब में डिस्कस किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था इन इवेंट्स को, एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, और जो जो बदलाव फ्रांस में आए थे उन सभी को डिस्कस किया जाता था। ऐसे में फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका मतलब क्या रहा, ओपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स को उन इवेंट्स को ओपोज करना, मतलब ये सारी चीज़ें भाई आप ओपोज करें वो भी एक्सप्रेस होने लगे। हर एक साइड, हर तरीके से ये देखा गया कि मीडियम ऑफ प्रिंट ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक ज़रिया बन चुका था। अब नाटक, गाने और जो फेस्टिव प्रोसेशंस थे वो बड़ी संख्या में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज़ सच एज लिबर्टी और जस्टिस। इस तरीके से ये एक ऐसा तरीका हो गया था जिसमें लोगों को पहचान मिलने लगी थी, अपने विचार प्रकट करने की, उन्हें स्वतंत्रता हो गई थी, न्याय। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे उन्होंने, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जॉन लॉक के बारे में, मॉन्टेस्क के बारे में, तो ऐसे में उन्होंने भी बहुत सारी अपनी बुक्स लिखी। हालांकि वो लिखी हुई बुक वो सिर्फ हैंडफुल एजुकेटेड लोग ही पढ़ सकते थे, तो ऐसे में और लोगों के लिए, मतलब बोलकर, बताकर, गाकर, इस तरीके से अपनी बातें पहुंचाई जा सकती थी। इस चैप्टर में हम कंक्लूज़न के तौर पे पढ़ रहे हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने अपने आप को क्राउन कर लिया था एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस, एंड ही सेट आउट द टू कन्क्वायर नेबरिंग, और उन्होंने इसके अलावा यूरोप की आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको भी अपने कंट्रोल में करने के लिए डिस्पोजिंग डायनेस्टिक एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, और वहाँ पे भी अपने किंगडम बना लिए थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, जानकारों को लगा दिया था। नेपोलियन को देखा गया था एक तरीके से, स्टार्टिंग में तो इसको देखा गया था कि रोल एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, की यूरोप को
का आधुनिक रूप देने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही उसने एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट property, uniform system of weights and measures of provided by the decimal system, ये चीज़ें करी। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, और बहुतों ने स्टार्टिंग में तो इसको लिबरेटर के तौर पे माना कि भाई ये एक ऐसा इंसान आया है जो हमारे लोगों के लिए फ्रीडम लाया है। लेकिन जल्द ही नेपोलियनिक आर्मीज़ जो कि लगातार हर जगह दिखने लगी, इन्वेड फोर्स थी, तो बाद में फाइनली इसको डिफीट किया गया था वाटरलू की लड़ाई में 1815 में, क्योंकि नेपोलियन जो आर्मीज़ थी हर जगह इन्वेड करती जा रही थी, हर जगह दिखाई दे रही थी, और लास्ट में ये हारी 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। और बहुत सारे ऐसे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज, मतलब यूरोप के बाकी हिस्सों में भी इनको आज भी लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। मतलब लोगों के ऊपर नेपोलियन ने एक छाप भी छोड़ी थी। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रभाव रहा उसने क्या फैलाया, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, ये लोकतांत्रिक अधिकार, दो तरीके की चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी हद तक फैलाई थी। मतलब इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी इसका असर रहा। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये जो है फ्रांस से यूरोप के बाकी हिस्सों में भी 19th सेंचुरी तक जा चुके थे। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबोलिश्ड, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो है वो एबोलिश हो चुका था। कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, और लोगों ने जो जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ थी वहाँ पे कॉलोनाइज लोगों ने इस आइडिया को, कौन से आइडिया, फ्रीडम के आइडिया को लेकर चले फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द देयर मूवमेंट, यानी अपने मूवमेंट में, टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट, अपने देश को एक सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए। ऐसे में टीपू सुल्तान हमारे देश के और राजा राम मोहन रॉय, ये दो एग्जाम्पल एज एन इंडिविजुअल रहे हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको देखकर इसके बाकी क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। थैंक यू।